मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। तो हम लोगों ने जब एडिटिंग करनी शुरू की, जब वो स्मिथ स्टूडियो में पहुंचे तो उमेश थे उनके एडिटर, तो उन्होंने अपने कुछ अच्छे लड़के थे, कट टू कट ही लगाना था, मेन काम तो बाद में होना था। तो उनके असिस्टेंट्स को कहा और कहा दिन में तो हमारे पास फुर्सत नहीं होती है, तो रात में आप लोग काम कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने वहाँ एडिटिंग शुरू कर दी। ये देखिए कि जब हमने रात को एडिटिंग शाम को शुरू करते थे और डिनर के लिए बीच में ब्रेक करते थे और उसके बाद फिर रात भर एडिटिंग चलती सुबह तक। तो एक दिन अचानक करीब रात के मेरा ख्याल 1:30-2 बजे होंगे, तो वो जो एडिटर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उस फिल्म के अंदर एंड में दिए हुए तो मुझे याद आ जाएगा, वो पुरानी बातें हैं। वो जो कीबोर्ड होता है एडिटिंग उसका मशीन का, उस पर वो ऐसे से उंगलियां मारने लग गया। तो मेरा असिस्टेंट भी साथ में बैठा हुआ, तो मैं थोड़ी देर तो देखता रहा क्या कर रहा है। मैंने उसको पूछा क्या कर रहे हो भाई, अगला शॉट लगाओ, ढूंढो इसमें। तो उसने कहा जी शॉट क्या लगाऊं, मैं तो फाइल ढूंढ रहा हूं। मैंने कौन सी फाइल? कहला यही जो हम एडिट कर रहे थे। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने कहा भाई रात भर निकल गई, इतने घंटे हम लगे मेहनत करने के लिए, एक एक शॉट ढूंढ के हम लगा रहे हैं, और अब तुम कह रहे हो मैं फाइल ढूंढ रहा हूं। ऐसे कैसे फाइल डिलीट हो सकती है? वो आप डिलीट करेंगे, फिर आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, फिर आप ओके करेंगे तब वो डिलीट करता है, और उसके बाद वो आपके जो ट्रैश बॉक्स है उसमें ही रहता है। और दूसरी बात ये कि वो अगर तुम इस तरह से करते हो, उसको डिलीट करते हो, तो उसकी एक बैकअप फाइल बनाता है वो, तो बैकअप फाइल होगी। तो वो कह रहा है कि इतनी देर से वही तो ढूंढ रहा हूं कि वो खुली हुई फाइल थी, जब तक मैं डिलीट की कमांड नहीं देता हूं, जब तक मैं उसको कंफर्म नहीं करता हूं, डिलीट नहीं हो सकता। यहाँ तो ये खुली हुई फाइल जो टाइमलाइन हमारी होती है जिसपे एडिट कर रहे थे, वो फाइल ही गायब हो गई, और उसके बाद में जो बैकअप में ढूंढ रहा था, जो कंप्यूटर अपने आप बनाता रहता है, उसमें भी नहीं है। इस तरह से लग रहा है जैसे इसके ऊपर कभी ये एडिटिंग हुई नहीं, यानी जो एडिट किया था वो गायब हो गया। तो मैं उसकी बात नहीं माना, मैंने उसको बहुत डांटा, बहुत गुस्सा हुआ मैं उसके ऊपर, और मैंने करीब हमको 7-7:30 बज गए होंगे उसे झगड़ा करते हुए। उसके बाद हम चले गए और मैंने उनके एडिटर को, उमेश को फ़ोन किया और कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, तुमने वो निकम्मा आदमी दिया है। तो उसने मद्रास से अपने इंजीनियर्स वगैरह बुलाए, और बुलाने के बाद में मशीन चेक करवाई, और चेक करवाने के बाद में उन्होंने कहा कि मशीन तो बिल्कुल ठीक है, मशीन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वैसे हो भी नहीं सकता कि ऐसे वो डिलीट हो जाए। चलिए हमने दोबारा शुरू किया। तो दूसरा जब शुरू किया तो रात भर करते रहे, और सुबह करीब मेरा ख्याल 2:30 बजे होंगे, 2:30 बजे करीब वो जो कंसील्ड लाइटिंग होती है ऊपर, वो लाइट बंद हो गई, और उसके बल्ब की फ्यूज होने की आवाज़ भी आई। तो मैंने उसको कहा ये क्या हुआ भाई? तो उसने कहा शायद बल्ब फ्यूज हो गया है। मैंने कहा अच्छा। तो अचानक मुझे ख्याल आया, तो मैंने कहा 1 मिनट देख भाई, कहीं हमारे लिए सिग्नल तो नहीं था, फाइल है कि नहीं? वो ढूंढने लग गया, वहाँ फाइल पर गायब है। और वो काफ़ी देर तक ढूंढता रहा, उसका बैकअप ढूंढता रहा, और कुछ नहीं मिला, जैसे उस पर कोई काम हुआ ही नहीं। अब ये देख के तो हम लोग और भी हड़बड़ा गए। अब उसने कहा मशीन भी ठीक है, ऐसे डिलीट हो नहीं सकता है, तब तो ये मामला भूतिया ही है। तो हम लोग चले आए और हमने कहा कि भाई अब हम रात को एडिटिंग नहीं करेंगे, अब दिन में करेंगे। तो दिन का टाइम लिया गया, और फिर हम डरे हुए इतने थे कि हमने सोचा कि जितना एडिट होता थोड़ा थोड़ा, जैसे 15 मिनट का हो गया तो उसको ट्रांसफ़र कर लो टेप पे, कि वो डिलीट ना हो जाए, उड़ ना जाए। ऐसे कर करके हमने एडिटिंग शुरू की। अब उसमें एक और असिस्टेंट एडिटर था, राम उसका नाम था, राम कुछ। तो वो नहीं मानता था भूतों को, और वो मजाक उड़ा, जब हम नहीं होते थे तो मजाक उड़ाता रहता था कि ये क्या बकवास है भाई, हम आजकल के युग में मॉडर्न एज में हैं, साइंटिफिक एज में हैं, और ये क्या ढिल्लों साहब भूतों का प्रोग्राम लिए बैठे हैं, ये बिना वजह की फिजूल की बातें हैं। तो मैं डिनर के लिए गया हुआ था, और जो लड़का एडिटिंग कर रहा था उसने उसको कहा वो सिगरेट अंदर अलाउड नहीं होती है, स्टूडियो के अंदर आप पी नहीं सकते हैं, तो जब पीनी हो तो बाहर जाके पीनी होती है। तो उसने राम से कहा यार 1-2 शॉट ये वाले लगाने हैं, कट टू कट है, ये ज़रा लगा दे और मैं सिगरेट पी के आता हूँ। तो वो बाहर जाके सिगरेट पीने लग गया। जब वो सिगरेट पी के आया और जैसे उसने उससे पूछा कि भाई कुछ एडिट हुआ, तो उसकी ऐसे गर्दन अकड़ गई, आंखें ऐसे बाहर निकाल रहा, और उसको ऐंठ कैसे, जैसे आप अक्सर फिल्मों में देखते होंगे, या वैसे कोई पोजेस्ट हो तो ऐसे करता है, तो ऐसे हरकतें, सीधा खड़ा हो गया। वो आदमी ने समझा कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि ये तो भूतों को मानता नहीं, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो अबे चल डरा मत मुझे, ड्रामा बंद कर, कोई लगाया शॉट। तो अभी वो कह ही रहा था तो ये वहां से निकला, जोर से उसने दरवाजे को धक्का दिया
और भाग के तो वहाँ सामने चर्च है सुमित स्टूडियो के जुहू में, तो भाग के वहाँ तक गया मेन रोड तक, और फिर वही तेजी से भाग के यू टर्न लिया उसने, वापस आया और फिर धड़ाम से आके उसको दरवाजे को ठोकर मारी स्टूडियो की जहाँ एडिटिंग कर रहा था, और उधर साइड में बीटा की टेप्स वगैरह पड़ी रहती थी, और धड़ाम से औंधे मुंह वो टेप्स पे गिर भी गया। जो गिर गया तो वहाँ तमाम लोग भगदड़ मच गई। उसको उठा के बाहर जो रिसेप्शन था उनका प्रकाश जी का उसमें स्टूडियो का, तो उस पर डाला सोफे पे उसको, तो उसको पानी वानी छिड़का, किसी ने कहा इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया है, तो कोई जूता सुखाने लग गया। तो कुछ 5-7 मिनट के बाद उसको होश आया। वो बड़ा हैरान हुआ देखे कि आप लोगों ने मुझे घेर कैसे रखा है। तो लोगों ने कहा तुमको नहीं मालूम क्या हुआ? तो कहना मुझे क्या हुआ है? कहना ये देख तेरे माथे पे चोट कैसे है? कहना कैसे आई? तब लोगों ने उसको बताया कि तुमने ऐसे ऐसे किया, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उसको कुछ याद ही नहीं था। उसके बाद उसने स्टूडियो आना बंद कर दी, वो इतना डर गया। और वहाँ स्टूडियो में हालात ये हो गए सुमित स्टूडियो में कि रात में अगर हम लेट हो जाते थे, मान लो 10-11 बज गए, तो जो एडिटर है कोई भी बाथरूम अकेले नहीं जाता था, मतलब वो किसी न किसी को साथ लेके जाता था, और बाथरूम की लाइट वो ऑन रखते थे, वॉशरूम में बंद नहीं करते थे। तो अब ये कई दिन एडिटिंग चलती रही, इसका बड़ा चर्चा हो गया। तो एक दिन प्रकाश जी मुझसे पूछने लगे, प्रकाश मेहरा जी, कि यार तुम ये क्या एडिटिंग कर रहे हो यहाँ पे कि ये क्या मामला, क्या तुम कर क्या रहे हो? तो मैंने क्यों? कहने लगे नहीं भाई, मेरा स्टूडियो में लोग बड़े डरे हुए हैं, और यहाँ तो लोग भयभीत हैं, लोग रात में बाथरूम जाने से डरते हैं और लाइट जला के रखते हैं, और यहाँ वो लड़का गिर पड़ा था, तो ये चर्चा हो रही है कि एक भूतों तो वाला मामला है, तो मेरा तो आप स्टूडियो बंद करवा दोगे, लोग डर के मारे यहाँ आना बंद कर देंगे। तो मैंने नहीं प्रकाश जी ऐसी बात नहीं है, अब मैं डील कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आपके स्टूडियो को थोड़ी। तो ऐसे उनकी मिसेस नीरा मेहरा जी वो मुझसे पूछने लगी एक दिन कि आप क्या बना रहे हो? प्रकाश जी मुझे बता रहे थे कुछ भूतों पे बना रहे हो, और हमारा सारा स्टाफ डरा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको जल्दी या तो कंप्लीट करो, और या इसको आप कहीं और एडिट कर लो, क्योंकि जिस तरह से हमारा स्टाफ डरा हुआ है, हमारा काम रुका पड़ा हुआ है, कोई डर के हमारे यहाँ दिन में आते हैं, रात में तो यहाँ काम करने के लिए तैयार कोई नहीं है। ये सब चलता रहा। तो किस तरह से हमने उसको एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद हमने उसको जो प्रेस के कुछ लोगों को बुलाया मेरे घर पे, तो दिन में आया देखने के लिए। तो जब उनको दिखाया हमने, तो एक पत्रकार मित्र थी हमारी, पमी सोमल, अभी भी हैं, तो वो भी नहीं मानती थी, और भी कुछ लोग पत्रकार नहीं मानते। लेकिन वो जब देख के बाहर निकले तो उनके कुछ हालात ऐसे थे कि वो मुझे उन लोगों ने बताया कि अगर कोई लिफ्ट से निकल रहा है तो वो चौंक जाते, डर जाते थे। अगर कोई सामने मेरा ऑफिस था, वहाँ किसी ने दरवाज़ा खोला तो वो चौंक जाते थे, कि मतलब ऐसा कुछ उनको भूतिया साइकोलॉजिकली हो गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब वो अपने घर गई और ये आर्टिकल लिख रही थी, उन्होंने किसी मैगजीन में लिखा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किस मैगजीन में, शायद सिनेब्लिट्स में था या किसी में लिखा उन्होंने, तो वो कई पेपर्स में और भी लिखती थी। तो वो कह रही है कि जब मैं टाइप कर रही थी, क्योंकि वो मान नहीं रही थी, वो ऐसे लिख रही थी, भाई मैं पत्रकार हूँ, लिखना पड़ेगा, लेकिन हम तो इसको मानते नहीं। तो वो कह रही है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और बहुत मतलब हैरत से फ़ोन किया, एब्सोल्युटली अमेज्ड एंड शॉक्ड, एंड शी स्टार्टेड, वो अंग्रेजी में मुझे बता रही थी कि आई कांट बिलीव इट, कि मैं वो टाइप कर रही थी स्टोरी, और वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे अपने टाइप कर रही थी, और उसने पूरी स्टोरी जब टाइप कर ली तो गायब हो गई। तो उसने बहुत ढूंढा, जैसे हमारी वो जो टाइमलाइन होती थी, हमारी फाइल गायब होती थी, ऐसे गायब हो गई। तो उसको यकीन आया जब सब ढूंढ लिया उसने, और फिर कैसे उसके साथ क्या हुआ है, लॉन्ग स्टोरी, तो वो भी मानने लग गई। अब ये जब सीरियल हमने सोचा कि इसको हम किसी चैनल को दें, जब एडिट कर लिया, तो हम लोगों ने 1-2 बार किसी को दिखाना चाहा अपने घर पे, तो वही परम जब बैठा होता था तो उसको लगता था कि कोई 5-10 कुंटल वजन, अगर कभी शाम को हमने रात को उसको देखना शुरू किया। एक बाबा जी यमुनानगर वाले मेरे पास आए थे, उनको पता लगा तो वो बड़े एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए कि मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऐसा कुछ देख चुके थे। उनको कोई सज्जन मिले थे जो उनको ले गए कोई शमशान में, और उन्हें इल्म से जो चिता थी, जो लड़का मरा था, ऐसे चिता ऊपर उठा दी और वो लड़का पड़ा हुआ दिखाया उनको। तो वो ऐसी चीज़ों को मानते थे। तो वो कहने लगे मुझे देखना, रात का टाइम था। बैंक ऑफ पंजाब के चेयरमैन थे दर्शनजीत सिंह जी, उनके घर वो आते जाते थे, तो उन्होंने मुझे मिलवाया था, क्योंकि उन्होंने हमारी फिल्म स्पॉन्सर की थी खालसा, इसलिए मेरा उनसे ताल्लुक था। तो बाबा जी आए तो उनको दिखाना शुरू कर दिया। अब रात का टाइम था, तो वो परम भी वहाँ बैठा हुआ था।
तो उसने कहा जी मेरी तो गर्दन पे ऐसा है जैसे कोई 10 कुंटल किसी ने वजन रख दिया सिर के ऊपर, कंधों के ऊपर इतना वजन आ गया। तो हमने बाबा जी से कहा कि हम ज़्यादा नहीं आपको दिखा सकते, बस इतना ही आप देख लीजिए, वरना ये हमको तंग ना करें। अब मेरे साथ में जो दिक्कत आने लग गई कि मुझे अगर मान लीजिए मैं मेन डोर बंद करके आ रहा हूँ हॉल में रात को, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है, और मैं बीच में चलते चलते रुक जाता था। एक एहसास होता था, तो मैं ऐसे रुक जाता था, फिर पीछे देखता था तो कोई नहीं होता था। और मैं शुरू से बड़ा एग्रेसिव रहा हूँ, एडमेंट रहा हूँ, एग्रेसिव रहा हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड भी रहा हूँ। ये तो ईश्वर एक बहुत कृपा की मेरे ऊपर कि मेरे स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। तो बहुत वायलेंट था मैं, तो मैं उनसे झगड़ा करने लगता था, और अंग्रेजी में जैसे ही मुझे कोई शब्द आते थे बिगड़ता था उनके ऊपर, है ना, हाउ डे यू डू दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ, अब पीछे पीछे क्या मुझे डराने की कोशिश करते हो तुम यार, हेल विद यू गाइज, ये वो कुछ भी मतलब ऐसा बोलता रहता था। तो मेरी पत्नी को डर लगने लग गया, उनको लगा, वो मुझे पूछते किससे बात कर रहे थे, नहीं तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो उनको लगा कि शायद मेंटली मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कुछ इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें मैं करता रहता हूँ कि पता नहीं किससे बातें कर रहा है। अगर मैं नहा रहा हूँ तो अचानक मैंने अगर शैम्पू कर रहा हूँ तो मेरे पीछे वो खड़ा है, तो जल्दी जल्दी मैं अपने बाल धो के पीछे देख दूँ कोई नहीं है। मैं फिर वहाँ बिगड़ जाता था कि अगर तुम हिम्मत है तो खड़े रहो ना, मेरा सामना करो यार, तुम डराते क्यों हो, और मैं तुम्हारी दुनिया के बारे में कुछ बना रहा हूँ, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ये सब हमारा काफ़ी देर चलता रहा। और फिर एक बाबा जी थे घसीटा राम जी, उनसे मुझे किसी ने मिलवाया, मिस्टर गजेंद्र चौहान है जिन्होंने युधिष्ठिर का रोल किया था, ये मुझे उनके पास ले गए, ये दिल्ली से उनको जानते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा पहले अपना तुम सुरक्षा का इंतज़ाम कर लो, ये दुरात्माएं होती हैं किसी के पीछे पड़ जाए। उन्होंने बहुत सारी घटनाएं मुझे सुनाई कि अगर पीछे पड़ जाएं तो बहुत मुश्किल होता है इनसे पीछा छुड़ाना, तो आप पहले अपनी सुरक्षा का कवच, अपना सुरक्षा कवच बना लो, फिर ये पंगा लेना, वरना ये बहुत ख़तरनाक मामला है। तो खैर हमने सोचा चलो किसी चैनल पर चलाते, और उसके पीछे मकसद था, सोनी चैनल को मैंने वो प्रपोजल बना के दी, तो हमको लगा कि चलो हम इसको चलाएं, तो ये जो प्रेतात्माएं हैं, दुरात्माएं हैं, ये भटक रही हैं, तो हमको जो पैसा आएगा वहाँ से, मुझे उन भूतों ने, प्रेतों ने, प्रेतात्माओं ने, राक्षसों ने, पावन रूपाओं ने अपने नाम बताए, अपने गांव बताए, और अपनी योनि बताई। तो उनके नाम भी हम एंड में देते, जो उनके संदेश हैं। तो जो मैंने नाम उनसे पूछे थे, तो वो नाम लिख के और उसकी योनि साथ में, और उसका संदेश भी पीछे आवाज़ें आती हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास इनके नाम भी हैं और इनकी योनियाँ भी हैं, तो हम इनके नाम पे पुण्य दान करेंगे, हम लोग सहज पाठ रखाएंगे और फिर इनके नाम से अरदास करेंगे, और गरीबों में इनके नाम से पुण्यदान करेंगे, इनके भले के लिए, इनकी गति के लिए, ताकि इनका उद्धार हो जाए। ये मन में ख्याल था। और लोगों से भी कहेंगे कि आपके अपने जो पितृ हैं उनके लिए भी आप अरदास पाठ पूजा करवाया करें। ऐसा हमारे मन में एक इरादा था, हमारा ख्याल था। तो हमने सोनी में सबमिट कर दी प्रपोजल। अब वो काफ़ी देर तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो अचानक हमें पता चला कि कुछ महीनों के बाद में कि हमारे पास इस तरह की डॉक्यूमेंट्री के लिए स्लॉट नहीं है। ये देख लीजिए, कोई 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और वाकई कोई स्लॉट नहीं था, और हम लोगों ने सोचा शायद एक नई शुरुआत हो। तो दूरदर्शन पे डॉक्यूमेंट्रीज आती थी, लेकिन जैसे ऐसा भी होता है और इस तरह के सीरियल आते थे, तो हमने सोचा शायद ये लोग भी शुरू करें, सैटेलाइट चैनल्स वाले, लेकिन उन्होंने कहा हमारा कोई स्लॉट नहीं है। चलिए ये बात ख़त्म हो गई, और मैं भी सिख इतिहास पे बिजी हो गया, और जीवन का रास्ता चेंज हो गया। सिख इतिहास में बहुत सारी फिल्में बनाई, उनको दिखाने के लिए दुनिया भर में घूमता रहा, अध्यात्म में आ गए, सुमरन करने लग गए, सत्संग करने लग गए, वो प्रोजेक्ट पड़ा रहा। लेकिन उसी दौरान कोई मैं शूट कर रहा था कहीं, तो एक बंगाली दादा, वो कैमरामैन थे, सिनेमाटोग्राफर थे, किसी शूट में मिले मुझे, वो मुझे याद नहीं किसका शूट था, मैं कहीं एक्टिंग कर रहा था किसी सीरियल में या कोई फिल्म थी, मुझे याद नहीं। तो ऐसी बात होने लगी लंच पे, तो वो दादा कहने लगे कि आपके उस सीरियल का क्या हुआ, वो जो आपने बनाया था तर्क से परे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा आपको कैसे मालूम है? तो कहने लगे मुझे मालूम है, मैंने देखा हुआ है, बड़ा कमाल का था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आपको कैसे मालूम है, आप, हमने तो किसी को दिखाया नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने सोनी में सबमिट किया था। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे वहाँ जो इनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको ये प्रोग्राम देते हैं, तो उसमें एक लड़की थी, कहने लगे जिस बिल्डिंग में रहता तो मेरे पड़ोस में रहती थी। तो उसने मुझसे कहा कि दादा एक बहुत ही तर्क से परे, बियॉन्ड लॉजिक, एक भूतों प्रेतों पे एक सीरियल आया है, तो वो रात को मैं देखूंगी, तो आप आ जाना।
तो दादा कहने लगे कि क्योंकि बंगालियों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो कहने लगे मेरा बड़ा इंटरेस्ट था तो मैंने ज़रूर देखना चाहूँगा। तो कहने लगे मैं चला गया उसके घर पे, और अब ये क्योंकि कैमरामैन थे तो कहने लाइटें बंद कर दो। ये मुझे वो दादा ने बताया, कैमरामैन दादा ने, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि लाइटें बंद कर दो, कलर्स अच्छे दिखाई देंगे, पिक्चर साफ और बढ़िया दिखाई देगी। तो उसने लाइट बंद कर दी और वो देखने लग गए। तो उसमें जो शुरू में हमने वो कमरा दिखाया जिसमें सारे इंटरव्यूज हमने किए, भूतों के साथ साक्षात्कार हमारा हुआ, और वो चिल्लाते हैं और धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वो आवाज़ें हमने सुनाई उस कमरे में। पहले वो कैमरा उस खाली कमरे में घूमता है, ये जो कमरा आप देख रहे हैं बीच बीच में मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस कमरे में वो आवाज़ें, वो इंटरव्यूज़ हुए, वो जो गज़ब का हमारा साक्षात्कार था जहाँ हमारी टीम भयभीत हुई और मुझे भी कई बार डर का एहसास हुआ, लेकिन मैं ईश्वर का नाम लेता रहता था। तो वो जैसे ही आवाज़ें आनी शुरू हुई तो मेरा ख्याल 5 या 7 मिनट के बाद ही वो जो लड़की थी जिसके घर पे ये देख रहे थे, जो सोनी से कनेक्टेड थी चैनल से, उसने लाइट ऑन कर दी और वीसीआर बंद कर दिया और दादा से कहा कि दादा मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये तो बहुत ही खतरनाक और भुतिया मामला है, और ये रियल वाला मामला है, ये कल्पित नहीं है। ये मतलब जो हम लोग क्रिएट करते हैं फिल्मों में, उसका नाटकीकरण नहीं है, ये एक्चुअल आवाज़ें हैं। और मुझे इसी से डर लगने लग गया है, तो मैं तो नहीं देख सकती। और वहीं पे दादा चले गए अपने वापस। तो उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि क्या कारण था कि सोनी ने उसको दिखाने से इनकार कर दिया। क्यों अगर मान लो किसी के ऊपर इस तरह का अटैक हो जाता है, मैं जो बार बार चेतावनियों की बात कर रहा हूँ, ये मैंने इकट्ठा रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मैं अलग अलग इसको हिस्सों में आप लोगों से शेयर करूंगा उसको दिखाने से पहले। तो ये चेतावनी है बार बार हमारी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, जो लोगों ने देखा उनके साथ ये हुआ, एडिटिंग में ये हुआ, मेरे ऑफिस में ये हुआ, घर में हुआ, चैनल जिस पे चलाना था सोनी चैनल पे ये हुआ। तो अब अगर हम उसको चला रहे हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा है या कमजोर दिल वाला है, तो या जिसको इस तरह के असुरात की प्रॉब्लम रहती है, जब हम वो आवाजें सुनाएं, हर एपिसोड में जब वो आवाजें सुनाएंगे हम, तो हम कह देंगे कि ये वार्निंग पहले मैं बोलूंगा कि इसमें हम आवाजें सुनाने वाले हैं। तो आप अगर प्रेग्नेंट स्त्री है, डरपोक किस्म के आदमी हैं, आपको डर ज़्यादा लगता है, या किसी के ऊपर ऐसी ऊपरी हवा का चक्कर रहा है, या कोई छोटा बच्चा है, तो इसे ना देखे। कम से कम वो पोर्शन तो मत देखे, बाकी सारा देखे। जो लोग दुखी थे, जिनको इन्होंने पकड़ा हुआ था, पीड़ित लोग हैं, उनके सब सुनिए। आपको उसमें आईएएस अफसर्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको तो आप सुनिए। लेकिन जहां हम कहेंगे कि अब हम ये सुनाने जा रहे हैं आपको, जो उनके साथ में अंदर जो उस कमरे के अंदर होता था, जिसमें मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, उनकी आवाज़ें उनके जवाब हैं। और एक दो बहुत बहादुर औरतें थी, एक डॉक्टर की पत्नी थी, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे वो, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो उनकी पत्नी मतलब 18 साल उसके साथ उन्होंने ज्यादती की बलात्कार करते थे। उनके शरीर पे निशान पड़ते थे, नीले और काले जांघों पे और गर्दन पे दांत के निशान होते थे। और डॉक्टरों ने, साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि ये तो दूसरा मामला है। और वो भी ओझाओं के पास, इन तांत्रिकों के पास जा जाके थक गए थे, और आखिर में यहाँ मियाँ जी के पास आए हुए थे। जब मैं वहाँ गया शूटिंग करने, तो मुझे इत्तेफाक से वो मिल गए, तो उनका इंटरव्यू हम शेयर करेंगे। लेकिन उन्होंने, उस मोहतरमा ने उस आत्मा से बात की। और एक लड़की थी, मेरा ख्याल अमरोहा से थी, वो बहुत दिलेर थी, उसने भी अपने अंदर से निकली हुई आत्मा से बात की। लंबी बात नहीं होती, क्योंकि जिसके अंदर से निकलते हैं तो वो डरा हुआ होता है। ज़्यादातर लोग डरे हुए होते हैं कि मेरे अंदर से ये क्या निकल आया। और एक तो भूत ने हम लोगों को हंसाया बहुत, मतलब वो जो आदमी डरा हुआ था, जिसके अंदर से निकला, वो इतना डर गया उस भूत से कि फैटिंग बोलते हैं ना, जैसे हमारी भाषा में थोड़ी क्रूड लगेगी कि आदमी के पाद निकल गए, तो वास्तव में अगर आप वो एपिसोड देखेंगे तो उसके पाद निकल गए। वो इतना, जैसे वो, और भूत कमेंट करता था, देखो ये साला फिर पाद रिया। तो वो इतनी टाइमिंग उसकी जबरदस्त थी कि हम लोग हंस के हमारा बुरा हाल हो गया वहां, उस माहौल में भी, उस भयानक माहौल में भी। तो हमारी गुजारिश है कि अगर आपको देखना है तो दिन में देखिएगा, रात में मत देखिएगा। बाकी का प्रोग्राम आप रात में देखिए,
जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे एपिसोडिक बना के। हर एपिसोड के एंड में मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सभी एपिसोड को देखने के बाद में आप जो है अपना एक पक्का इरादा बनाएं, इसके बारे में कोई धारणा बनाएं। हर चीज़ देख लें, सुन लें, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचे तो बेहतर होगा। तो लेकिन जहां वो आवाज़ें आए, बार बार हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, वो आप ना देखें। और अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं, रात को देखना चाहते हैं और आपके ऊपर कोई असर हो जाता है या आपका कोई नुकसान हो जाता है या आपको कोई तकलीफ हो जाती है, तो उसके लिए हम नहीं, आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हम तो आपको हिदायत ही दे सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं कि ये जो इनकी आवाज़ें हैं, ये ओरिजिनल आवाज़ें हैं, ये पहले शायद कभी रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। ये पहला मौका होगा जब एक अदाकार या एक डायरेक्टर डायरेक्टली इन प्रेतात्माओं से वार्तालाप कर रहा है, संवाद कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, साक्षात्कार कर रहा है, उनको इंटरव्यू कर रहा है। अब कुछ लोग पूछने लगते हैं कि वो दिखाई देते हैं, काश उस वक्त मेरे पास ये फैसिलिटी होती। किरलियन फोटोग्राफी से उनकी रिकॉर्डिंग कहते हैं हो सकती है, वो एनर्जी, या अभी जो नया सिस्टम आ गया है उससे अल्ट्रा वायलेट, उसमें आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। मे बी आई एम नॉट राइट और आई एम रॉन्ग। तो वो नहीं था कि आप डार्कनेस में रिकॉर्ड कर सकें। हालांकि मैंने मियाँ जी से कहा कि हम अगर इनको रिकॉर्ड करना चाहें तो उन्होंने कहा मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अगर आपको इजाज़त मिल जाती, कहने मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कुदरत के प्रतिकूल होगा। कुदरत ने उनको अदृश्य रखा है और हम अगर कैमरा लगा दें तो वहाँ पर वो चीज़ प्रकट हो जाए तो एक तो कुदरत के खिलाफ है और दूसरा उसका क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है आपका कोई आदमी बेहोश होकर मर जाए और वहाँ पुलिस केस बन जाए और लोग मेरे पास आए, पुलिस आ जाए कि कैसे मरा, तो लोग कहेंगे ये भूत देख के मर गया। तो तमाम लोग जो पुलिस ऑफिसर हैं या इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो कहेंगे हमको भूत दिखाओ। तो मियाँ जी कहने लगे मैं किस किस को भूत दिखाऊंगा भाई। तो इसलिए तो हमने ये भी कहा उनसे कि हम कैमरा अंदर लगा के बाहर बैठ जाएंगे, अगर भूत प्रकट हुआ, ये जो भी चीज़ प्रकट हुई उसमें रिकॉर्ड होगी तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो कहने लगे मैं आज्ञा लूंगा, फिर आज्ञा उनको मिली नहीं, इसलिए वो रह गया, वरना हम उसको रिकॉर्ड भी करें तो हम उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड कर पाए, जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड उनकी रिकॉर्ड कर पाए। उसके बारे में हमने बहुत सारे सवाल उनको पूछे जो हमारे एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और ये सवाल जो लोगों के मन में आएंगे कि आवाज़ कहाँ से आती है, तो हर एपिसोड के बिगिनिंग में मैं उन सवालों को लेके या उस एपिसोड के एंड में कि जो सवाल आप लोग भी कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने लिखिएगा और हम लोग उनका जवाब देंगे आपको। और पहले भी जो कुछ सवाल इस पे उठे हैं, जो मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे जो लोगों ने उठाए, उनका जवाब हम एपिसोड के एंड में या कुछ एपिसोड के शुरू में दे दिया करेंगे कि भाई मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक तो मुझे ये लगता है, अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है। खैर, ये हम शुरू करेंगे आपके साथ में और ये सारा चीज़ हम अलग अलग एपिसोड्स में दिखा के और उसके बाद में शुरू करूँ। तो ये चेतावनी शुरू में दिखानी बहुत ज़रूरी है, एक एक करके हम लोग दिखाएंगे क्योंकि किसी का नुकसान ना हो। हम ये शुरू कर रहे हैं फ़ायदे के लिए, मानवता का फ़ायदा हो और हमारे जो पितृ जो भटक रहे हैं, जो आत्माएं भटक रही हैं, जिनकी गति नहीं हुई, जो बहुत कष्ट में हैं, सज़ा भुगत रहे हैं, हम उनके लिए कुछ कर सकें। और जिन लोगों से मुझे पता चला, जो मेरी स्टडी है, जानकारी है, उनका कहना, बहुत हायर लेवल की आत्माओं का ये कहना है कि इस संसार में रह के हम उनकी मदद कर सकते हैं। वो जहाँ हैं वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ रह के उनके लिए प्रार्थनाएं, उनके लिए पूजा पाठ, उनके लिए पुण्यदान अगर करते हैं उनके हक में, तो उनको बहुत राहत मिलती है। ऐसा बहुत सारी आत्माओं ने ऑटो राइटिंग में और बहुत सारे विद्वानों ने जो ये चीज़ें लिखी हैं उससे हमको जानकारी मिली है। तो ये एक बेसिक मकसद है इस प्रोग्राम के पीछे, कोई सेंसेशन पैदा करना नहीं है और वाहवाही बटोरना नहीं है कि हमने तीर मारा, लेकिन सत्य को सामने लाना है ताकि लोग ईश्वर का नाम जपें, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का नाम जपें। और आप इन प्रेतात्माओं के संदेश सुनेंगे। अल्लाह भगवान में क्या फ़र्क है, क्योंकि बड़ा भय का वातावरण था तो वहाँ सवाल सूझते नहीं हैं। एक बहुत कि डाकू का प्रेत था या ऐसे आत्मा थी, बहुत ख़तरनाक थी, बहुत गालियाँ देती थी और मियाँ जी को बहुत भद्दी गालियाँ दी उसने, मार डालना चाहता था वो। तो ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल होता है कि जिसके पास इतनी पावर है, इतना बड़ा इल्म है, जो हिंदुस्तान में शायद किसी के पास नहीं था, और बगदाद में कोई सज्जन थे उनके पास था, 2 ही लोगों के पास वो इल्म था, तो उनको अगर वो ललकार रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो हमारी वहाँ क्या औकात थी। तो वहाँ सवाल पूछना मतलब बहुत बड़ी हिम्मत का काम था, लेकिन फिर भी हमने पूछे जितने मैं पूछ पाया, और सबसे तकरीबन एक ही तरह के सवाल पूछे ताकि पता चले कि सबके जवाब एक जैसे हैं या अलग अलग हैं।
अब जब वो सिचुएशन में आपको डाला जाए तभी आपको पता लगेगा अंधेरा है, अंधेरे में वो आवाज़ें आती हैं और आपको सवाल पूछने, और ख़तरनाक किस्म की आत्माएं हैं, और जिसके पास शक्ति है वो उसको नहीं बख्श रहे हैं, तो हमारा क्या हाल होगा। तो हमारी तो टीम, मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो भागना चाहते थे वहाँ से कि भाई ये कहाँ ये कहाँ ले आए, ये कौन सी शूटिंग है, और ये मतलब बड़ा भयंकर मामला। खैर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अलग अलग जो हम जितने भी देखेंगे छोटे छोटे एपिसोड में इसको काट के हम दिखाएंगे, और इसको ये जानकारी हासिल कर लेने के बाद में हम वो जो एपिसोड्स हैं तर्क से परे कि वो शुरू करेंगे, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो, आपको ये विश्वास हो कि मरने के बाद कितनी लंबी सज़ाएं मिलती हैं। अगर हम खुराफात करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, झूठ बोलते हैं, दगा करते हैं, किसी के साथ बेईमानी करते हैं, ज़्यादती करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, निर्दयता बरतते हैं, ईश्वर का नाम नहीं जपते हैं, तो कितनी बड़ी बड़ी सज़ाएं, 300 साल की, 500 साल की, 5000 साल की, और हर वक्त वो सज़ा की आग लगी रहती है। और आप देखेंगे प्रेतात्माएं कैसे रोती हैं। एक प्रेतात्मा बहुत रोई, और कैसे वो आपको नसीहतें दे रहे हैं कि भाई जब यहाँ आओगे तब पता चलेगा। तो उस सत्य को आपके सामने लाना इस कार्यक्रम का मकसद होगा। जो भूतों का संसार है, तर्क से परे है, और कोई मकसद नहीं है, ताकि हम नेक बने, हम सदाचारी बने, हम उस ईश्वर के भय में रहें, भाव में रहें, और ईश्वर का नाम जपें, जितना जप सकते हैं। अपने पापों को धो के जाएं, जीते जी मुक्त होके जाएं। अगर हम यहाँ जीते जी मुक्त ना हो पाए तो आगे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज से, अभी से जितने एपिसोड्स आप देखेंगे वो पूर्ण सत्य है। बहुत मेहनत करके उसको बनाया है, उस पर उस वक्त बहुत पैसा भी लगा था। आप शूटिंग के ढंग से आपको पता लगेगा, हालांकि तब फॉर्मेट अलग थे, अब फॉर्मेट चेंज हो गए हैं। जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ पाएंगे, जो दूसरे लोग उनको इतना समझ में नहीं आएगा। तो मेरी यही एक कामना है, और यही उस प्रोग्राम की सार्थकता होगी कि जितने भी लोग उसको देखें, आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा लोगों को, ताकि लोग देखें तो आपको भी महापुण्य मिलेगा, और उनका जीवन बदलता, उनको यकीन आ जाता है कि भाई मरने के बाद हिसाब किताब देना होगा। नर्क भी है, स्वर्ग भी है, यहाँ भी है और आगे भी है, और वहाँ सजाएं मिलती हैं, और सजाएं बहुत लंबी हैं। यहाँ तो आप झूठ बोल के, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके, धोखाधड़ी करके, किसी का बुरा करके, कत्ल करके, व्यभिचार करके, निर्दयता करके आप बच जाओगे। झूठ बोल के वकील खरीद लोगे, गवाह को मुकरा दोगे, लेकिन वहाँ तो आपकी अपनी अंतरात्मा ने गवाही देनी है, वही आपके खिलाफ गवाही देगी। और वहाँ जो कुछ भी आपने किया तो आपके अंदर रिकॉर्डिंग जाएगी, वहाँ भाग नहीं पाओगे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे कि आप बच के निकल जाओ। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर करिएगा, ताकि दूसरे, मैं हर एपिसोड में कहूँगा कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप नेक बने, ईश्वर का नाम जपें। और अब तो जो समय आ गया बहुत भयानक है, ये आगे और भयानक होता चला जाएगा, और हमारी करतूतों की वजह से इतना भयानक समय आया है। अगर अब भी हम न सुधरे तो हमको उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। हो सकता है ईश्वर दया के घर में आके हम लोगों को माफ़ कर दे, या हमारी सज़ा कम हो जाए, या उसको झेलना हमारे लिए आसान हो जाए। ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत हमको ईश्वर दे दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।